हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 में बायोलॉजी में आप लोग अभी तक वायरस पढ़ रहे थे, यानी कि विषाणु, जिसमें आप लोगों ने वायरस के सजीव और निर्जीव लक्षणों के बारे में अभी तक पढ़ा है कि किस प्रकार से वायरस किस अवस्था में सजीव होता है और किस अवस्था में निर्जीव होता है। तो उसी क्रम में वायरसों से संबंधित विशेष कण होते हैं जिन्हें उनकी विशेषता के आधार पर अलग अलग नाम दिए गए हैं, और वो कण क्या करते हैं, प्रमुख रूप से जीवधारियों में रोगों को उत्पन्न करते हैं। तो आइए, आज का जो हमारा वीडियो है वो वायरसों से ही संबंधित है, परंतु थोड़ा अलग है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर, पहली हेडिंग पड़ी है वायरॉइड्स, जिसको इंग्लिश में भी क्या कहते हैं, वायरॉइड्स, ठीक है। और दूसरी हेडिंग जो कि आप देख रहे हैं प्रियॉन, और इंग्लिश में भी इसको प्रियॉन्स कहते हैं। इसके बारे में बहुत ज़्यादा थ्योरी तो नहीं है, परंतु फिर भी आपके जो है एग्जाम्स में शॉर्ट क्वेश्चंस में इनके बारे में पूछते हैं। तो सबसे पहले हम वायरॉइड्स को समझते हैं और उसके बाद प्रियॉन्स को। तो आइए, टीओडाइनर, देखिए ये वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसका पता लगाया था कि वायरॉइड्स क्या होते हैं और किस प्रकार से जो है जीवों में ये कार्य करते हैं, यानी रोगों को उत्पन्न करते हैं। तो टीओडाइनर ने पता लगाया कि आलू के तुर्क कंद रोग में इसके कंद चटक जाते हैं। यानी आपने देखा है अनेक प्रकार के फल, सब्जियां, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, जीवधारियों में रोग उत्पन्न होते हैं। तो उन रोगों को उत्पन्न करने के कोई ना कोई कारक जरूर होते हैं, किसी कारक के द्वारा ही वो रोग उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर वायरॉइड्स की जब खोज की गई है वो आलू के तुर्क कंद रोग से की गई है। तुर्क कंद रोग में क्या होता है, आलू जो है वो चटक जाता है, आलू में दरारें आ जाती हैं। तो जो वैज्ञानिक थे टीओडाइनर, उन्होंने आलू के कंद में देखा कि जो तुर्क कंद जब रोग हो जाता है आलू में, तो आलू के जो कंद हैं, यानी कि जो आलू के जो आलू है या आलू का जो आकार है, क्योंकि आलू एक कंद की श्रेणी में रखा जाता है और एक जो है तना होता है। तो आलू के जो कंद है वो बिल्कुल चटक जाते हैं, उसमें दरारें आ जाती हैं, और यह रोग जो है विषाणुओं से भी छोटे सरलतम कणों द्वारा होता है। यानी आलू का चटक जाना, आलू में तुर्क कंद का रोग का हो जाना जो था, वो वायरसों से भी जो छोटे छोटे कण होते हैं, क्योंकि वायरस के बारे में जो पढ़ा है कि वायरस अति सूक्ष्म कण होते हैं जिनको हम सामान्यतः जो है सामान्य आंखों से देख नहीं सकते हैं। उनको देखने के लिए हमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। तो ये जो कंद चटके थे आलू में, उसका चटकने का जो कारण था वो विषाणुओं से भी छोटे सरलतम कण थे। इन्हीं सरलतम कणों को जो है क्या कहा गया, वायरस, यानी वायरॉइड्स कहा गया। वायरस की ही प्रजाति के वायरसों के द्वारा ही उत्पन्न, यानी विषाणुओं की प्रजाति के ही विषाणुओं से ही उत्पन्न और भी छोटे यानी अति सूक्ष्म कण जो थे वो आलू को चटकने का कारण बनते हैं। तो जो आलू को चटकने के सबसे सूक्ष्म कण थे, उन्हीं सूक्ष्म कणों को जो है वायरॉइड्स कहा गया। यानी टीओडाइनर ने उन सूक्ष्म कणों को क्या कहा, वायरॉइड्स कहा। आगे देखिए, ये संक्रमण फैलाने में सक्षम होते हैं, यानी कि जो बहुत ही सूक्ष्म कण हैं जिनके द्वारा आलू में तुर्क कंद होने से आलू चटक जाता है, वो कण संक्रमण को फैलाते हैं, इन्फेक्शन फैलाते हैं। यानी आप पढ़ोगे कि संक्रमण से फैलने वाले रोग, असंक्रामक रोग या असंक्रमणीय रोग, ठीक है। तो संक्रमण से फैलने वाले रोग क्या होते हैं, ये संचारी रोग भी कहलाते हैं। किसी रोग से ग्रसित व्यक्ति के संपर्क में जब कोई स्वस्थ व्यक्ति आता है
तो वो ग्रसित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में स्थानांतरित हो जाते हैं, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से स्थानांतरित होते हैं। इसलिए इनको जो है संक्रामक रोग या संचारित रोग, संचरणीय रोग भी कहा जाता है। तो जो वायरस थे, छोटे छोटे कण थे, विषाणुओं से भी छोटे कण थे, ये कैसे कण थे? संक्रामक रोग थे, संक्रामक कण थे, यानी संक्रमण को फैलाने वाले कण थे। यानी इनके संपर्क में जब कोई दूसरा आ जाता है तब उसको भी ये अपना लक्षण जो है स्थानांतरित कर देते हैं, और लक्षण स्थानांतरित करने के कारण वो भी उसी रोग से प्रभावित हो जाता है। तो वही लिखा गया कि ये संक्रमण फैलाने में सक्षम होते हैं, यानी जो ये वायरस थे, छोटे छोटे सरलतम कण थे, विषाणुओं से भी छोटे कण, ये क्या करते हैं? संक्रमण फैलाते हैं, संक्रमण को फैलाने में सक्षम होते हैं। वायरस छोटे से नग्न आरएनए जीनोम होते हैं, यानी अब इनकी विशेषताएं बताई जा रही हैं। ये किस प्रकार के कण बने होते हैं? बहुत ही छोटे होते हैं, छोटे से नग्न आरएनए जीनोम होते हैं, यानी राइबो न्यूक्लिक अम्ल के जो है बने हुए जीनोम होते हैं। क्योंकि आरएनए और डीएनए जो आपका डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए राइबोस न्यूक्लिक अम्ल है, इन दोनों पर क्या होता है कि जो है आनुवंशिक कूट की सूचनाएं एक अनुक्रम के रूप में अनुलेखित होती हैं, यानी इस पर आनुवंशिक सूचनाएं जो हैं वो एक क्रम में दर्ज होती हैं या व्यवस्थित होती हैं। तो जो ये जीनोम है उस यानी आरएनए पर उपस्थित है और इस पर आनुवंशिक सूचनाएं एक अनुक्रम में व्यवस्थित हैं। तो बताया गया है कि ये जो वायरस होते हैं ये आरएनए जीनोम के बने हुए छोटे छोटे कण होते हैं। इन पर प्रोटीन का आवरण नहीं होता है, यानी कि आपने पढ़ा है कि जो हमारा न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, डीएनए और आरएनए, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, ये इसकी जो संरचनाएं होती हैं, इसकी जो श्रृंखलाएं होती हैं, इसके जो सूत्र होते हैं वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बनते हैं। प्रोटीन के द्वारा इनका निर्माण होता है। परंतु जो वायरस हैं ये आरएनए के बने हुए जीनोम होते हैं, परंतु इनका जो आवरण होता है, यानी इसके बाहरी जो संरचना होती है उस पर प्रोटीन का आवरण नहीं उपस्थित होता है, यानी इन पर प्रोटीन का आवरण नहीं होता है, यानी इनकी बाहरी संरचना पर, इनके बाहर के आवरण पर प्रोटीन उपस्थित नहीं होती है। संक्रामक आरएनए में लगभग 250 से 300 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, यानी जो संक्रामक आरएनए है, यानी संक्रामक आरएनए ही तो आपका वायरस कहलाएगा अब, क्योंकि आपने पढ़ लिया कि आरएनए जीनोम होते हैं। जो वायरस होते हैं वो छोटे छोटे नग्न कण जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, वो आरएनए के बने जीनोम होते हैं। तो इसका मतलब है कि जो वायरस, और इसके पहले भी आप पढ़ चुके हो कि वायरस के कारण आलू में जो है तुर्ककंद रोग हो जाता है, जिसके कारण आलू चटक जाते हैं, आलू में दरारें आ जाती हैं। तो इसका मतलब है कि ये संक्रामक कण है और संक्रामक रोगों को जन्म देते हैं, संक्रामक बीमारियां उत्पन्न करते हैं। तो जो आपके संक्रामक आरएनए होते हैं, संक्रामक आरएनए में जो है लगभग कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? 250 से 300 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, क्योंकि संक्रामक आरएनए जो होते हैं उन्हीं में ये छोटे छोटे नग्न संक्रामक विषाणु से भी छोटे कण पाए जाते हैं। आगे देखिए, वायरस में पाए जाने वाले एक सूत्री आरएनए के गुरु अणु में गुणन के लिए आवश्यक सभी सूचनाएं पाई जाती हैं। देखिए, आरएनए की संरचना जो होती है वो एक सूत्री ही होती है, यानी आरएनए एक रज्जुक से मिलकर के बनता है, जबकि डीएनए की संरचना जो होती है वो द्विरज्जुक से मिलकर के बनता है। इसीलिए डीएनए की संरचना को द्विकुंडली, द्विरज्जुकी, द्विकुंडल वाली संरचना अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस प्रकार से डीएनए की संरचना बनी होती है, जबकि आरएनए की संरचना एक कुंडली होती है। ठीक है, तो आगे बताया गया है कि वायरस में पाए जाने वाले एक सूत्री आरएनए, क्योंकि ये वायरस जो है वो आरएनए में ही तो पाए जाते हैं, तो एक गुरु अणु में गुणन के लिए आवश्यक सभी सूचनाएं होती हैं। गुरु अणु से तात्पर्य है कि जो मात्र अणु है,
यानी वायरॉइड्स में पाया जाने वाला एक सूत्री आरएनए के गुरु अणु में, क्योंकि जो आरएनए की मात्र श्रृंखला है, जो पुरानी श्रृंखला है, जो जनक श्रृंखला है, क्योंकि किसी भी जीव की उत्पत्ति जीव से ही होती है और जीव की उत्पत्ति के लिए उसके पहले किसी जनक का होना आवश्यक होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर आरएनए की जो है गुरु श्रृंखला होती है, यानी कि जो जनक श्रृंखला होती है उसी जनक श्रृंखला से गुणन होता है। गुणन का मतलब है एक से दूसरी श्रृंखला बनती है, दूसरी से तीसरी श्रृंखला बनती है, या एक अणु से दूसरा अणु बनता है, दूसरा अणु से तीसरा अणु बनता है। यानी कि गुणन का मतलब है रेप्लिकेशन, एक अणु से दूसरे अणु का निर्माण होना। तो जब गुणन होता है एक सूत्री आरएनए में, वो भी मात्र श्रृंखला में गुणन के लिए जो है आवश्यक सभी सूचनाएं पाई जाती हैं, अर्थात जो वायरॉइड्स की आनुवंशिक सूचनाएं हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है आनुवंशिक सूचनाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती हैं, और स्थानांतरित वही सूचनाएं होती हैं जो आनुवंशिक होती हैं, जो जीनोम पर उपस्थित होती हैं, जो जीन्स में सूचनाएं अनुलेखित होती हैं। तो आरएनए पे जो है एक श्रृंखला से, आरएनए की एक श्रृंखला से दूसरी श्रृंखला के गुणन के लिए, रेप्लिकेशन के लिए जो है उस पर आनुवंशिक सूचनाएं पहले से अनुलेखित होती हैं, उपस्थित होती हैं, परंतु ये पूर्ण रूप से पोषक कोशिका की जैव संश्लेषी मशीनरी पर निर्भर करता है। और ये आप इतना जान गए कि जो आरएनए है एक सूत्री आरएनए है, और उसी एक सूत्री आरएनए की मात्र श्रृंखला से, मात्र एक सूत्री रज्जुक से गुणन द्वारा नई श्रृंखलाएं बनती हैं। इतना जान पाए आप। और गुणन के लिए जो है उसी मात्र आरएनए पर, एक सूत्री आरएनए पर आनुवंशिक सूचनाएं क्या रहती हैं? अनुलेखित रहती हैं। सभी सूचनाएं अनुलेखित रहती है, जिसमें आनुवंशिक सूचनाएं, इसके अलावा और भी सूचनाएं अनुलेखित होती हैं। परंतु ये सब होने के बावजूद भी ये क्या करता है? पोषक कोशिका की जैव संश्लेषी मशीनरी पर निर्भर करता है। यानी आपने पढ़ा है कि वायरस जब किसी जीवित कोशिका के संपर्क में आते हैं तो ये सजीव जैसे लक्षण प्रदर्शित करते हैं। तो आपको पता है कि वायरस से ही वायरॉइड्स बनते हैं। तो वायरॉइड्स भी जब किसी पोषक कोशिका में आते हैं, यानी किसी जीवित जीव शरीर रचना की कोशिका में प्रवेश करते हैं, तो उसमें जब ये प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं तो जो उस पोषक जीव शरीर की कोशिका है, वो जो जैव संश्लेषी मशीनरी है, उसकी जो जैव संश्लेषी प्रक्रिया कर रही है, उसी प्रक्रिया पर इनका जीवन आधारित होता है। उसी प्रक्रिया पर ये अपने को निर्भर करते हैं, क्योंकि स्वतः ये अपना जीवन नहीं कर पाते हैं। उस पोषक कोशिका से पोषण प्राप्त करते हैं और उसकी जैव संश्लेषी मशीन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे आपके वायरॉइड्स। इसी प्रकार से आपका विषाणुओं से ही संबंधित एक दूसरा टॉपिक है प्रियॉन्स। ये भी आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। हालांकि टॉपिक बहुत छोटा है, परंतु फिर भी इसके बारे में हम समझते हैं, डिस्कस करते हैं। प्रियॉन्स को इंग्लिश में भी प्रियॉन्स ही लिखते हैं। और देखिए क्या होते हैं प्रियॉन्स। केवल प्रोटीन से निर्मित ऐसे कण जो संक्रमण फैलाने में सक्षम हो, प्रियॉन्स कहलाते हैं। आपने वायरॉइड्स पढ़े थे, जिसमें आप पढ़ रहे थे वायरॉइड्स में कि ये छोटे से आरएनए जीनोम होते हैं, इन पर प्रोटीन का आवरण नहीं होते हैं। इसी प्रकार से प्रियॉन्स भी जो है वो भी बहुत ही छोटे नग्न कण होते हैं, परंतु भिन्नता वायरॉइड से प्रियॉन्स में ये है कि उसमें प्रोटीन का आवरण होता है, प्रोटीन से निर्मित होते हैं, जबकि वायरॉइड्स पर प्रोटीन का आवरण नहीं होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं फिर से कि केवल प्रोटीन से निर्मित, यानी केवल प्रोटीन से बने हुए सूक्ष्म कण होते हैं जो संक्रमण फैलाने में सक्षम होते हैं, प्रियॉन्स कहलाते हैं। देखिए वायरॉइड्स भी संक्रमण फैलाते हैं और प्रियॉन्स भी संक्रमण फैलाते हैं, पर भिन्नता यही है कि उसमें प्रोटीन का आवरण नहीं होता है वायरॉइड्स में, जबकि प्रियॉन्स में प्रोटीन का आवरण होता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन समझ पाए, बहुत ही छोटी है, 2 लाइनों में। इसके आगे देखिए, प्रोटीन से निर्मित इन कणों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इनमें गुणन तथा संक्रमण दोनों की क्षमता होती है। यानी
जो आपके प्रियांश होते हैं इनका सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर है कि ये संक्रमण भी फैलाते हैं और ये कण गुणन भी कर लेते हैं। यानी इन कणों में गुणन भी होता है, यानी रेप्लिकेशन भी होता है, जिससे एक कण से और सारे कण बना लेते हैं, अर्थात बीमारी को और बहुतायत मात्रा में जन्म दे देते हैं। प्रियॉन का निर्माण करने वाली प्रोटीन को प्रियॉन प्रोटीन कहते हैं। यानी जो प्रियॉन छोटे छोटे कण बनते हैं, उन कणों को बनाने वाली जो प्रोटीन भाग लेती है, उस प्रोटीन को प्रियॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रियॉन कहा जाता है, क्योंकि उसी प्रोटीन के द्वारा ये छोटे छोटे कण बनते हैं और हम उनको प्रियॉन्स कहते हैं। इनका निर्माण लगभग 250 एमिनो अम्लों से होता है। यानी जो ये प्रोटीन के बने हुए छोटे छोटे कण होते हैं, इन कणों का निर्माण जो है 250 अमीनो अम्लों से होता है, क्योंकि अमीनो अम्ल जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड की संरचना को बनाने में सहायता करते हैं। तो उसी प्रकार से जो हमारे प्रियॉन्स है, वायरॉइड से भी बने हुए अति सूक्ष्म नग्न कण होते हैं, यानी कि वायरस से बने हुए सूक्ष्म जो है कण होते हैं। विशेषकर विशेषता प्रोटीन इनका निर्माण करती है, और जो प्रोटीन इनका निर्माण करती है उनको प्रियॉन्स कहा जाता है। और प्रियॉन्स को बनाने के लिए जो है, निर्माण करने के लिए 250 अमीनो अम्ल भाग लेते हैं, या 250 अमीनो अम्लों से इनका निर्माण होता है। और दोनों का ही काम है, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स दोनों का ही काम है संक्रमण को फैलाना, और संक्रमण से जो है बीमारियों को जन्म देते हैं। तो इस प्रकार ये थे आज के जो है वायरस से ही संबंधित बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स। दोनों को आप अपनी कॉपी पर अच्छे से फेयर करना। आज के लिए बस इतना ही। अब आपको अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।